हेलो बच्चों। मैं हूँ रोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं तक्षशिला। तो तक्षशिला में आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। ये आपके क्लास 10th साइंस का एक चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप जानेंगे कि ब्रेन क्या है, ब्रेन कैसे काम करता है, आपके बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं, जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, आप मुझे जो सुन पा रहे हैं, ये स्क्रीन को देख पा रहे हैं अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल के, ये कैसे कैसे आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपने बॉडी के बारे में, अपने ह्यूमन मैकेनिज्म के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वी एसोसिएट लिविंग थिंग्स विथ मूवमेंट। मतलब हमारे दिमाग में या फिर हमारे जो सोचने के नज़रिए में ये बात बैठी हुई है कि जो चीज़ मूव कर रही है वो जिंदा है। हम कभी किसी चीज़ को, जैसे किसी रस्सी को भी मूव करते हुए देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है, अरे ये मूव कैसे कर रहा है, क्या साफ है? तो हमारी साइकी में एक बात बैठी हुई है कि ज़्यादातर जो चीज़ें मूव करेंगी वो लिविंग है या फिर जिंदा है। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग है और मूव कर रही हैं, जैसे ट्रेन हुआ, प्लेन्स हो गए, आपके खिलौने हैं बहुत सारे। तो बहुत सारी चीज़ें मूव कर रही हैं जो नॉन लिविंग है, और बहुत सारे ऐसे लिविंग थिंग्स भी है जो मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो चीज़ें मूव करेंगी वो लिविंग है। ठीक है, आप किसी बच्चे से भी पूछे तो वो बता देगा कि दो चीज़ों में अगर ये चीज़ मूव करेगी तो वो सोचेगा कि सच में जिंदा है। ओके, तो यही इसमें कहा गया है कि हम ज़्यादातर एसोसिएट करते हैं जिंदा चीज़ों को मूवमेंट के साथ। आगे क्या कहा गया है, देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स शो मूवमेंट्स विच आर रिजल्ट्स ऑफ ग्रोथ। मतलब बहुत सारे प्लांट्स हमें मूवमेंट दिखाते हैं जो कि ग्रोथ से एसोसिएटेड होता है। जैसे कि किसी प्लांट का समझिए यहाँ सन है, तो कोई प्लांट अगर सूरज की रोशनी की दिशा में उग रहा है या फिर उसका स्टेम जो है बेंड होकर सूरज की रोशनी की दिशा में जा रहा है, तो ये क्या हुआ, ये मूवमेंट है, लेकिन ये ग्रोथ से एसोसिएटेड है। बिना वो स्टेम ग्रो किए उसी हाइट से, उसी हाइट जितनी हाइट वो पहली है उसी हाइट से क्या वो बेंड हो सकता है? नहीं। उसे, आप चाहे तो इसका एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। आप अपने एक प्लांट को रखिए खिड़की पे, तो वो जैसे जैसे ग्रो होगा वैसे वैसे बेंड होता जाएगा सूरज की रोशनी की दिशा में। तो ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनमें जो मूवमेंट है वो ग्रोथ से एसोसिएटेड है। मतलब ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं मूवमेंट। अब जैसे कि मैं कहूँ, मैं एक इंसान हूँ, ऑफ कोर्स। हाँ, तो जब मैं ये यहाँ माउस से हिला रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ, तो जो मेरा हाथ हिल रहा है, तो ये हाथ क्या बढ़ रहा है, इसमें क्या ग्रोथ इन्वॉल्व है? नहीं। मतलब जो एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर, वो, उनमें जो है मूवमेंट ग्रोथ से एसोसिएटेड नहीं होता है। ठीक है, और बिना किसी ग्रोथ पे डिपेंड किए मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स में हमें मूवमेंट देखने को मिलता है जो कि ग्रोथ से एसोसिएटेड होता है। मतलब उसके लिए ग्रोथ ज़रूरी है उस मूवमेंट के लिए। कुछ प्लांट्स में भी ऐसे मूवमेंट्स हैं जो कि ग्रोथ से एसोसिएटेड नहीं है। जैसे कि आप छुई मुई प्लांट को हाथ लगाएंगे, ये भी हम आगे पढ़ेंगे वो कैसे होता है। लेकिन अभी के लिए जानिए, जब हम उस प्लांट को हाथ लगाते हैं छुई मुई के, टच मी नॉट प्लांट को, तो क्या होता है, अपने लीव्स को बंद कर लेता है। इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। तो प्लांट्स में भी कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो कि ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मूवमेंट्स प्लांट्स के ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं। और एनिमल्स में, ज़्यादातर एनिमल्स के जो मूवमेंट्स हैं वो ग्रोथ से इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं। वाइल मोस्ट एनिमल्स एंड सम प्लांट्स मूवमेंट्स आर एसोसिएटेड आर नॉट रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ज़्यादातर एनिमल्स में और कुछ प्लांट्स में जो ग्रोथ, जो मूवमेंट है वो ग्रोथ से एसोसिएटेड या फिर ग्रोथ का रिजल्ट नहीं है। जैसे कि कोई बिल्ली दौड़ रही है चूहे के पीछे, उसमें कोई ग्रोथ है क्या? नहीं। कोई बच्चा स्विंग पे खेल रहा है या फिर झूले पे खेल रहा है, तो उसमें कोई ग्रोथ है? नहीं। कोई बफेलो जो है अपना खाना चबा रहा है, कर्ड चबा रहा है, तो क्या उसमें ग्रोथ है? नहीं है, लेकिन मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यह है, दो टाइप की ग्रोथ हमने अब देख लिए। एक ग्रोथ वो है जो कि
एक मूवमेंट हमने देख ली दो टाइप के, एक वो मूवमेंट है जो कि ग्रोथ से एसोसिएटेड है और एक वो मूवमेंट है जो कि ग्रोथ से एसोसिएटेड नहीं है या फिर ग्रोथ का होना उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मोस्ट मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सेज टू चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब हम देख रहे हैं कि मूवमेंट क्यों हो रहा है। तो मूवमेंट जो है वो चेंज इन इन्वायरमेंट को सेंस करके होता है। मतलब आप आपके अगर हाथ पे मच्छर बैठा, तो आपने उस मच्छर को मारा, ठीक है, आपके इन्वायरमेंट में चेंज हुआ। जब आपके हाथ पे मच्छर बैठा तो आपके इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, ठीक है, और इसने एक स्टिमुलस जनरेट किया आपने, और फिर उस स्टिमुलस को आपने पढ़ के आपने एक एक्शन जनरेट किया या फिर एक मूवमेंट जनरेट किया उस मच्छर को मारने के लिए। आपने अपने हाथ पे चोट की, ठीक है। आपने अपने हाथ पे दूसरे हाथ से मारा, तो क्या हो रहा है, मूवमेंट कैसे हो रहा है यहाँ, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरमेंट हो रहा है। मतलब अगर चूहा, बिल्ली क्यों दौड़ेगी भाई, उसको कोई पागल है बिल्ली, नहीं। अगर उसे उसके एनवायरमेंट में कुछ चेंज दिखेगा, मतलब अगर चूहा है आगे तो वो चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ेगी, ओके। तो जब चेंज इन एनवायरमेंट होगा तब मूवमेंट जनरेट होता है, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं। देखिए अब फिर से पहला एग्जांपल लेते हैं। जब जब आपके हाथ पे कोई मच्छर बैठा था तो आपने उसे मारा, लेकिन जो फोर्स आपने यूज किया उसे मारने के लिए वो बहुत ही कंट्रोल्ड था। मतलब एक आप इमेजिन कीजिए, अगर एक आदमी है जिसपे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो मैं अगर आपको कहूँ कि उसे थप्पड़ मारो, तो आप कितना जोर का थप्पड़ मारोगे, ठीक है। आप में जितना ताकत रहेगी या फिर जितना आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप पूरा उस स्ट्रेंथ को यूज करके आप उसे मारोगे, ओके। लेकिन जब आपने अपने खुद के हाथ पे बैठे हुए मच्छर को मारा तो आपने क्या उतना स्ट्रेंथ यूज किया, नहीं। आपने उतना ही स्ट्रेंथ यूज किया जिससे वो मच्छर मर जाए पर आपके हाथ को कोई नुकसान ना पहुंचे, आपके हाथ को कोई दर्द ना हो। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं इन्वायरमेंट के चेंज के रिस्पॉन्स में, जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है वो मूवमेंट कॉज कर रहा है, और जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके हाथ पे अगर मच्छर बैठा तो आपने पैर से तो उसे नहीं मारा, अपने हाथ से मारा है ना। मतलब ये कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की वजह से हो रहा है। हमारे जो ऑर्गन सिस्टम्स है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक मूवमेंट को करने के लिए, और ये कोऑर्डिनेशन बहुत ही कंट्रोल्ड वे में हो रहा है। जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि आपने देखा होगा डिस्कवरी पे या नेशनल जियोग्राफी में कि सॉरी, जो लायनस होती है या फिर बाघ होती है या हम उसे कहते शेरनी होती है, जब वो एक हिरन को मारती है तो वही दांत जो है वो दांत अपना यूज करके उसको उसके विंड पाइप को तोड़ देती है या फिर विंड पाइप में होल्स कर देती है, और विंड पाइप के रप्चर होने की वजह से वो हिरन मर जाता है। मतलब बहुत ज्यादा फोर्स यूज कर रही है। और वही शेरनी जब अपने बच्चों को उठाती है, मुंह से ही वो अपने बच्चे को उठाती है, तो वो इतना ही फोर्स यूज करती है कि खाली वो अपने बच्चे को उठा ले लेकिन उसको कोई हार्म ना हो। मतलब उसके जबड़े में इतनी शक्ति है कि वो किसी को मार दे काट के, लेकिन वो उसे बहुत कंट्रोल्ड वे में यूज कर रही है इन दो सिचुएशंस में। एक में वो इतना फोर्स यूज कर रही है कि दूसरे एनिमल को मार दे, और एक में इतना ही फोर्स यूज कर रही है जिससे वो केवल उसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख पाए। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स का, कैसे मूवमेंट्स हमारे बॉडी में कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ भी वही लिखा है, even these movements in response to change in environment are carefully controlled and coordinated responses generated। और फिर ये कंट्रोल्ड मूवमेंट्स होते हैं और फिर कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एट प्लेस। और इसी वजह से हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि हम हैं, हमें ऐसा एक सिस्टम चाहिए हमारी बॉडी में, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ऐसे ही हमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए भी एक अच्छा सिस्टम चाहिए जो हमारे बॉडी के इन मूवमेंट्स को कंट्रोल कर पाए। अब देखते हैं हम आगे। देखिए, इन कीपिंग विथ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज आर यूज्ड टू प्रोवाइड दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स हैं
और हमें ये पता है कि हमारी बॉडी में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। सेल्स होते हैं, सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ले, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अलग अलग टाइप्स के सेल्स हैं, वो अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज बना रहे हैं, और वो अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन्स बना रहे हैं, और फिर एक डाइजेस्टिव सिस्टम हमें बन के दिख रहा है उन ऑर्गन्स के सहारे। तो इसी प्रकार अगर हमें एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सिस्टम चाहिए, तो हमें उसी प्रकार से ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स चाहिए जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में भाग ले, ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू चाहिए जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करे, और ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन चाहिए जो कि मिलके एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम बना सके, या फिर जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम बना सके। ठीक है, तो इसे हम, जो ये सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है, ये मूलतः दो ऑर्गन सिस्टम्स की मदद से होता है, या फिर दो सिस्टम्स की मदद से होता है। एक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे जो सारे के सारे बॉडी के काम है, ठीक है, एसेंशियल हो नॉन एसेंशियल हो, सारे के सारे काम करता है, और बहुत ही क्विक रेट पे करता है। जैसे कि हम लिख रहे हैं तो वो नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। ठीक है, और एक क्विक एक्शन और क्विक स्टिमुलस क्विक ले लेता है और क्विकली एक्शन जनरेट करता है। अगर मच्छर अभी काट रहा है तो आप एक दिन बाद नहीं उस मच्छर को भगाएंगे, अब जल्दी से वो आपके दिमाग में जाएगा उसका इन्फॉर्मेशन, आप जल्दी से एक्शन जनरेट करेंगे, मारेंगे उसे। तो ये होता है नर्वस सिस्टम का काम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये क्या करता है, या फिर हार्मोन सिस्टम जो है ये क्या करता है हमारे बॉडी का, ये स्लोली काम करता है बहुत ही, ये हार्मोन्स जनरेट करता है। मैंने आपको दो सिस्टम कहा, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, यही कहा ना पीछे। अगर मैंने गलती कर दी हो वहाँ तो आप करेक्ट कर लें कि हमारे बॉडी में दो सिस्टम्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काम देखते हैं। पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम या फिर हार्मोन सिस्टम क्या करता है, ये हमारे बॉडी में हार्मोन सीक्रेट करता है, और ये हार्मोन्स धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन इनका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसे कि आपको दाढ़ी आई, मेल्स को दाढ़ी आई, तो क्या होता है, वो एक एक ही दिन हार्मोन सीक्रेट हुआ और फटाक से दाढ़ी आना शुरू हो गई, नहीं, धीरे 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 काम होता है। मतलब हार्मोन्स का काम बहुत ही धीरे होता है, लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब आप आपको दाढ़ी आई अभी, लेकिन जब तक आपकी आगे वाली लाइफ है तब तक आपको दाढ़ी आती ही रहेगी, भले आप कितने बार भी उसे शेव करें। तो इनका इफेक्ट देखिए कितना लॉन्ग लास्टिंग है, कॉन्स्टेंटली ये सीक्रेट भी होते रहते हैं और धीरे धीरे अपना इफेक्ट भी पैदा करते हैं। तो हमने क्या सीखा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मूलतः या फिर बेसिकली दो सिस्टम की वजह से होता है, एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। आगे देखते हैं, देखिए एनिमल्स नर्वस सिस्टम, एनिमल्स के नर्वस सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। इनका जो ये स्पेशलाइज्ड सेल जो है, जो कि नर्वस सिस्टम या फिर जिससे नर्वस सिस्टम बना है, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। In animals, such control and coordination are provided by neurons and muscular tissue. एनिमल्स में ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, मूवमेंट्स में जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे बॉडी में, उनमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम है वो कौन करता है, नर्वस और मस्कुलर टिश्यू करते हैं। यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू क्या काम करते हैं ये हम आगे देखेंगे, बट आप ये याद रखिए कि कौन करता है ये काम, इज प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू का यूनिट क्या है, मतलब बेसिक यूनिट क्या है नर्वस टिश्यू का, न्यूरॉन। न्यूरॉन से नर्वस टिश्यू बने होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ आते हैं और टिश्यू बनाते हैं, और उस टिश्यू को हम न्यूरॉन कहते हैं। ओके, ठीक है, तो न्यूरॉन में क्या क्या होता है मैं आपको यहाँ जरा समझा देता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको रेशे दिख रहे हैं यहाँ, ये जो रेशे हैं इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है, इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। ओके, और ये स्टिमुलस रिसीव करते हैं, मतलब समझिए ये आपका स्किन है, ये आपका स्किन है, और यहाँ पर मच्छर बैठा और इसने काटा, मच्छर ने, मेरी ड्राइंग कुछ अच्छी नहीं है खास, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये मच्छर है। ओके, यहाँ आपको मच्छर ने काटा, तो ये जो इंफॉर्मेशन है
ये कौन रिसीव करता है? डेंड्राइट। ठीक है, ये जो डेंड्राइट्स हैं, मतलब ये जो टिप्स हैं, ये टिप्स रिसीव करते हैं। ठीक है, धागे जैसे जो रेशे निकले हैं इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है, और ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। रिसीव करके क्या करते हैं, ये यहाँ सेल बॉडी, इसे ये जो पार्ट है इसे साइटोन या फिर सेल बॉडी कहते हैं। मैं आपको न्यूरॉन्स के पार्ट समझा रहा हूँ। तो ये जो रेशे हैं इन्हें क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। और ये जो बीच का पार्ट है इसे सेल बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल बॉडी या फिर साइटोन। तो डेंड्राइट्स ने जो स्टिमुलस रिसीव किया है, फिर डेंड्राइट्स ने जो सिग्नल्स रिसीव किए, जो चीज रिसीव की, वो कहाँ पहुंचाते हैं? ये यहाँ सेल बॉडी तक। ठीक है, सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। फिर सेल बॉडी से ये जो है मैसेज एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन्स टर्मिनल तक जाता है, एक्सॉन टर्मिनल तक जाता है। ठीक है, ये एक्सॉन है अपना, ये पूरा जो पार्ट है ये एक्सॉन है। ठीक है, और ये जो है लास्ट में ये एक्सॉन टर्मिनल्स है, मतलब एक्सॉन यहाँ खत्म हो रहा है। तो पहले डेंड्राइट्स ने रिसीव किया सिग्नल या फिर मैसेज, फिर यहाँ से होते हुए सेल बॉडी या फिर साइटोन तक आया, और साइटोन से फिर होते हुए ये एक्सॉन से पास हुआ और फिर एक्सॉन टर्मिनल तक आया। तो ऐसे जो है एक स्टिमुलस पास होता है एक न्यूरॉन के अंदर। और ये जो आपको माइलिन शीथ दिख रही है, ठीक है, ये शीथ बहुत काम की होती है। ये शीथ सिग्नल्स को जल्दी पास करने में मदद करती है, मतलब माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पास मैसेजेस या फिर सिग्नल्स क्विकली। ठीक है, माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें सिग्नल्स बहुत जल्दी पास होते हैं। और अगर आप एक काम को बार बार करते हैं, एक ही काम को आप अगर बार बार कर रहे हैं, तो आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं जो उस काम को करने के लिए एक्टिवेट होती हैं, तो वो उनमें क्या हो जाता है? माइलिन शीथ डेवलप हो जाता है। और फिर वो काम आप अगर आपने वो काम बार बार किया है, मतलब प्रैक्टिस की उस काम की, तो आप उस काम को धीरे धीरे आसानी से करने लगेंगे। क्यों? बिकॉज आपके वो जो न्यूरॉन्स है, वो काम करने के लिए जो न्यूरॉन्स है उनके ऊपर माइलिन शीथ बन गया है, और अब वो इजीली सिग्नल्स पास कर देती हैं। तो इसीलिए उस एरिया का जो न्यूरॉन्स है, उस एरिया के जो नर्व कनेक्शंस हैं, उनमें मैसेज बहुत जल्दी जल्दी पास हो जाता है, और इसके लिए आपका काम करने का एफिशिएंसी बढ़ जाती है वो काम करने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो, और फिर एक दिन आप उसमें बेस्ट बन जाओगे। क्यों? बिकॉज वो काम करने के जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनमें माइलिन शीट डेवलप होगा, और फिर उस काम को करने के लिए जो सिग्नल्स है वो जल्दी जल्दी पास होने लगेंगे, और फिर आप आसानी से वो काम कर लेंगे। ओके, तो ये था बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू उस कोड का। आगे देखते हैं। देखिए, अब आप कहेंगे कि ये सिग्नल्स कैसे पास होते हैं, क्या है भाई ये सिग्नल्स? जब ये मच्छर काटता है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जब ये मच्छर काटेगा तो क्या होगा? यहाँ के जो डेंड्राइट्स हैं उनमें उनका परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, परमिएबिलिटी चेंज होना मतलब समझिए, बाहर अगर न्यूरॉन्स के नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, बाहर न्यूरॉन्स के नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के बाहर नेगेटिव चार्ज है, अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो कहीं अगर एक पॉजिटिव चार्ज या फिर बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अंदर आ जाए, तो इसे क्या कहेंगे हम? परमिएबिलिटी चेंज। मतलब न्यूरॉन्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज था, न्यूरॉन्स के बाहर नेगेटिव चार्ज था, अगर नेगेटिव चार्ज अंदर आ जाए तो क्या हो जाएगा? परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगा, और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा होगा। क्या पैदा होगा? इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है, तो आपको अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे आया भाई इंसान की बॉडी में, न्यूरॉन में, तो आप क्या बताएंगे? परमिएबिलिटी चेंज की वजह से, डेंड्राइट्स की परमिएबिलिटी चेंज हुई, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुआ, और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक मैसेज के फॉर्म में, या फिर ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या होता है? साइटोन के पास जाता है या फिर सेल बॉडी के पास, और फिर ये सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल तक जाता है, और फिर दूसरे न्यूरॉन को मैसेज आता है। वो हम देखेंगे कैसे जाता है सिनेप्स में। लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है? मैसेज जो है, जो भी मैसेज हमको कैरी करना है न्यूरॉन्स में, वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में जा रहा है। किस में जा रहा है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में जा रहा है। फिर देखिए, the specialized tips of neuron called dendrites receive the sensory inputs from the सेंस ऑर्गन। यही आपको समझाया था मैंने। जो स्पेशलाइज्ड टिप है न्यूरॉन के, जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं, वो रिसीव करते हैं सेंसरी इनपुट। दिस रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड ऑन द सेंस ऑर्गन।
ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड टिप है न्यूरॉन की, जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं, यही इनको ही रिसेप्टर्स कहा जाता है। ठीक है, इन स्पेशलाइज्ड टिप को रिसेप्टर कहा जाता है। रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाले, तो ये रिसीव करते हैं सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स दे रहे हैं, जैसे कि स्किन हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया, माउथ हो गया, माउथ के अंदर का जीभ हो गया, ठीक है, ईयर के अंदर के सेल्स हो गए। तो ये सब क्या है, ये सेंस ऑर्गन्स हैं, मतलब जो बाहर के इन्वायरमेंट को सेंस कर पा रहे हैं, बाहर के इन्वायरमेंट को देख पा रहे हैं या फिर मालूम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमें सेंसरी इनपुट्स भेजते हैं, और ये इनपुट्स कौन कैरी करता है, हमारे न्यूरॉन्स के जो टिप होते हैं, जिन्हें हम स्पेशलाइज्ड टिप कहते हैं या फिर डेंड्राइट्स कहते हैं, और टेक्निकली इन्हें रिसेप्टर्स कहा जाता है। ठीक है, ये रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं सेंसरी इनपुट को, और ये यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन्स पे, जैसे कि इनर ईयर, नोज पे, टंग पे एंड सो ऑन। स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, तो सेंस ऑर्गन पे प्रेजेंट होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। और ये क्या करते हैं, जो सेंस ऑर्गन हमें बता रहा है कि बाहर क्या चालू है, वो मैसेज को रिसीव करते हैं या फिर वो सेंसरी इनपुट को रिसीव करके ब्रेन के पास भेजते हैं। ठीक है, सो गस्टेटरी रिसेप्टर्स will detect taste while olfactory receptors will detect smell। ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स मतलब क्या, वो रिसेप्टर्स जो हमारे जीभ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ये जो डेंड्राइट्स हैं ये भी स्पेशलाइज्ड होते हैं। कोई डेंड्राइट्स जो है स्मेल को रिसीव करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, कोई डेंड्राइट्स जो है टेस्ट को रिसीव करने के लिए, कोई टच को रिसीव करने के लिए, कोई साउंड को रिसीव करने के लिए, या फिर अलग अलग चीज़ों को रिसीव करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं ये डेंड्राइट्स, इसीलिए इन्हें रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं, और वो अलग अलग काम करते हैं। तो आपको याद रखना है कि गोस्टेटरी रिसेप्टर्स जो है वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। आगे देखिए, दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड्स ऑफ डेंड्रेटिक टिप्स ऑफ अ नर्व सेल सेट्स ऑफ a chemical reaction that creates electrical impulse। जैसे ही ये कोई चेंज होता है इन्वायरमेंट में, कोई चेंज हुआ इन्वायरमेंट में, तो इस चेंज की वजह से क्या होता है, जो हमारे डेंड्रेटिक टिप्स होते हैं या फिर रिसेप्टर्स होते हैं नर्व सेल्स के, वो इस चेंज को कैसे पता करते हैं, उनमें एक केमिकल रिएक्शन होता है, जो मैंने आपको समझाया था, परमेबिलिटी चेंज हो जाती है उनकी, मतलब केमिकल रिएक्शन होता है, और वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पैदा करता है। ठीक है, बाहर इन्वायरमेंट चेंज हुआ, और इससे क्या हुआ, हमारे जो रिसेप्टर्स थे सेंसरी ऑर्गन्स पे, उस चेंज की वजह से उनमें एक केमिकल रिएक्शन हुआ, या फिर उनकी परमेबिलिटी चेंज हो गई, और इसके वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा हुआ, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करता है डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी से एक्सॉन से लेकर एक्सॉन एंड तक, या फिर एक्सॉन टर्मिनल तक। यही आपको यहाँ समझाया गया है। देखिए, दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू सेल बॉडी and then along the axon to its end। वही मैंने आपको बताया, यहाँ ये लिख लीजिए, गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सेंस ऑफ टेस्ट करते हैं ऑन टंग, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, विच सेंस स्मेल, स्मेल को सेंस करते हैं। तो देखिए यहाँ अगर समझिए, ये ये नोज है, नोज के अंदर प्रेजेंट ये क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो क्या करेंगे, कोई स्मेल आएगी तो उस स्मेल की वजह से, मतलब बाहर से दूसरी स्मेल आई, तो क्या हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ। तो इस इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से या फिर इस स्टिमुलस की वजह से, ये जो इनकी टिप्स हैं, रिसेप्टर्स हैं जो, ठीक है, डेंड्राइट्स के जो टिप्स हैं रिसेप्टर्स, उनमें क्या होगा, परमेबिलिटी चेंज होगा, या फिर एक केमिकल रिएक्शन होगा। उस केमिकल रिएक्शन के बारे में आप आगे जाके पढ़ेंगे 11th में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, वहाँ भी एक चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आप अभी आपको यही याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन हुआ, तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ, और उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो फिर कैरी हो गया कहाँ, सेल बॉडी के पास, और फिर सेल बॉडी से होते हुए वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स गया एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल्स तक गया, फिर एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन की टिप पे गया, फिर ऐसे करते 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 वो क्या होगा, ब्रेन के पास जाएगा, और फिर ब्रेन से होते हुए, फिर ब्रेन से आगे क्या होगा वो हम देखेंगे आगे, मोटर न्यूरॉन वगैरह आगे देखेंगे। अभी आपको क्या याद रखना है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो बाहर स्टिमुलस हुआ,
बाहर कोई स्टिमुलस हुआ, उसने क्या किया, एक केमिकल रिएक्शन पैदा किया, ठीक है, या फिर केमिकल रिएक्शन हुआ उसके उस स्टिमुलस की वजह से, कहा रिसेप्टर्स में या फिर डेंड्राइट्स के टिप में, और उस क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा हुआ, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेल बॉडी के पास पहुंचा, सेल बॉडी से वो फिर एक्सॉन तक गया, एक्सॉन से फिर एक्सॉन टर्मिनल तक गया वो मैसेज। ओके, आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे पैदा हुआ, क्या हुआ, एक्सॉन से कहाँ गया, एक्सॉन से फिर एक्सॉन टर्मिनल तक कैसे गया, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ और टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, देखिए नोड्स ऑफ रेनवियर। तो ये जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ ऐसे पूरा इवन नहीं है, बीच बीच में खड्डे हैं, ये खड्डों को क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे खड्डा है, यहाँ पे खड्डा है, यहाँ पे गड्ढा है, तो ये जो नोड्स हैं या फिर गड्ढे हैं, इन गड्ढों को क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। और स्क्वान सेल क्या है भाई, स्क्वान सेल वो सेल्स हैं जो कि माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और मोटा रिसेप्टर, मोटा रेनप्लेट क्या है, ये सब आगे देखेंगे। तो हमने देखा कि स्क्वान सेल्स क्या है, स्क्वान सेल्स वो सेल्स हैं जो माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं, और नोड्स ऑफ रेनवियर क्या है, जो माइलिन शीथ जो है उसमें जो गड्ढे हैं उन्हें हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, ओके, ठीक है। एट द एंड ऑफ एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है वो केमिकल, अभी मेरे साथ पढ़िए इसे। दिस केमिकल्स क्रॉस द गैप और स्नैप्स and start a similar electrical impulse in a dendrite of next neuron. This is a general scheme of how nerve impulse travels in the body. ठीक है, इसके लिए मेरे को आपको नेक्स्ट पेज पे पिक्चर दिखाना है, इसके लिए मैं अभी पूरा पढ़ लीजिए मेरे साथ, और नेक्स्ट पेज पे पिक्चर के साथ आप अच्छे से समझ पाएंगे क्या हुआ है। A similar synapse finally allows delivery of such impulse along from neuron to other cell such as muscle और मसल सेल्स और ग्लैंड्स, ठीक है, जिसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। टेंशन मत लीजिए, चलिए अब देखते हैं हम क्या हुआ, ओके। देखिए अब यहाँ ये क्या है, ये है एक्सॉन टर्मिनल, हमने यहाँ देखा था, देखिए फिर से अपने पीछे आपको तो ये है एक्सॉन टर्मिनल, ओके, इसको मैग्नीफाई करके हम देख रहे हैं, ये एक्सॉन टर्मिनल है। तो ये एक्सॉन टर्मिनल हमारा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है, यहाँ तक आया है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मतलब जो रिसेप्टर ने मैसेज रिसीव किया था उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा हुआ था, वो सेल बॉडी तक गया, सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन तक गया, फिर एक्सॉन से होते हुए अब एक्सॉन टर्मिनल तक आ गए हैं। अब एक्सॉन टर्मिनल में क्या है भाई, सिनेप्टिक वेसिकल्स, क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये हमें दिख रहे हैं, ठीक है। सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होता है, जैसे ये मैसेज आता है तो सिनेप्टिकल वेसिकल्स फूट जाती है, क्या होता है, फूट जाती है, और इनके अंदर का केमिकल बाहर निकल जाता है। ये जो केमिकल्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं ना, न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, क्या कहा जाता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, मतलब जो सिग्नल यहाँ आया, इसने क्या किया, सिनेप्टिक वेसिकल को फोड़ दिया, और सिनेप्टिक वेसिकल से क्या हुआ, जो इनमें जो केमिकल था न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज हो गया, और ये जो गैप है दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है, ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये जो ये वाला जो है ये दूसरा न्यूरॉन है, ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट का टिप है, ठीक है, ये दूसरे न्यूरॉन मतलब देखिए, एक ये हमारा हुआ एक न्यूरॉन भाई, आप समझ लीजिए, मेरी ड्राइंग खराब है, आप समझ लीजिए, ये हुआ एक न्यूरॉन, ये हुआ दूसरा न्यूरॉन। अच्छा होता कि मैं पिक्चर डाल देता इसका, बट अगली स्लाइड से आप ध्यान रखेंगे कि पिक्चर्स ज़्यादा डाले जाएं, ठीक है। तो यहाँ हमारे इस न्यूरॉन के डेंड्राइट्स ने रिसीव किया एक सिग्नल, वो यहाँ से गया, यहाँ तक आया, ठीक है। अब हमें यहाँ से जो है इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन को भी वही सिग्नल भेजना है ना, तभी तो ब्रेन तक जाएगा, एक ही न्यूरॉन तो ब्रेन तक इतना बड़ा न्यूरॉन है नहीं, तो जो ब्रेन तक चला जाए तो क्या होगा, यहाँ से ये जो सिग्नल आया है वो दूसरे न्यूरॉन तक भी जाना है, तो हम इस पार्ट को मैग्नीफाई करके देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये जो सेकंड वाला, ये वाला जो न्यूरॉन है, इसका ये डेंड्राइट का टिप है, ओके, इसका डेंड्राइट का टिप है,
जैसे कि हमने देखा था कि डेंड्राइट की टिप पे रिसेप्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये सिनेप्टिक वेसिकल फूटा तो इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर निकले। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाते हैं, इस रिसेप्टर्स पे जाके बैठ जाते हैं, तो फिर रिसेप्टर्स पे जाके फिट हो जाते हैं, और इनसे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ जनरेट हुआ था वही इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ इस न्यूरॉन में भी जनरेट हो जाता है। सिंपल, देखा कितना सिंपल है। तो पहले यहाँ से आया एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसने क्या किया, सिनेप्टिक वेसिकल को फोड़ दिया, और सिनेप्टिक वेसिकल में जो न्यूरोट्रांसमीटर थे वो रिलीज हो गए इस खाली प्लेस में, ठीक है। ये दो न्यूरॉन के बीच का जो खाली प्लेस है इसे सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स। तो इस सिनेप्स में रिलीज कर दिया, और ये फिर क्या हुए, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो जाके रिसेप्टर को बाइंड हो गए। किसके, कौन से रिसेप्टर को बाइंड हो गए, नेक्स्ट न्यूरॉन, आगे वाले न्यूरॉन के जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, उस उनके रिसेप्टर्स को। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, या फिर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन भी कहते हैं उसे। तो जब बाइंड हो गए तो इन्होंने भी एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट किया, जैसे कि पिछले वाले न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था। ओके, समझ में आ गया आपको। इसे सिनेप्स कहते हैं या फिर सिनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं, इस जो खाली प्लेस है यहाँ पे, ओके, जो खाली प्लेस है उसे सिनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं या फिर सिनेप्स कहते हैं। तो हमें देखिए समझ में आ गया कि क्या होता है, न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो सिग्नल्स हैं कैसे ट्रांसमिट होते हैं, उस सिनेप्स की मदद से ट्रांसमिट होते हैं। और ऐसा ही एक सिनेप्स हमें देखने को मिलता है जब कोई मसल है। आप समझिए, आपके आपको मच्छर ने काटा, तो एक रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया कि आपको मच्छर ने काटा है, तो अब वो क्या है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा करेगा। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स न्यूरॉन से ट्रेवल करेगा, फिर जाएगा नेक्स्ट न्यूरॉन में, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में, फिर ब्रेन तक पहुंचेगा। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन एक सिग्नल देगा, एक सिग्नल पैदा करेगा, अरे मच्छर ने काटा है तो इस मच्छर को तो मारना पड़ेगा। तो वो एक मोटर रिफ्लेक्स पैदा करेगा, ठीक है। तो वो मोटर न्यूरॉन से होते हुए क्या होगा, आएगा नेक्स्ट मोटर न्यूरॉन को जाएगा, फिर नेक्स्ट मोटर न्यूरॉन को जाएगा, और फिर एक मसल से, लास्ट मोटर न्यूरॉन एक मसल से अटैच होगा हाथ के। तो हमें क्या करना है भाई, जो न्यूरॉन में जो इम्पल्स है, वो हमें उस मसल के सेल में डालना है। तो जहां वो मसल का सेल और न्यूरॉन, लास्ट वाला मोटर न्यूरॉन जुड़ा होगा, उसे हम कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो फिर जो हमारा मोटर न्यूरॉन है वो अपना सिग्नल पास कर देगा किसको, मसल के सेल को। फिर मसल के सेल में भी एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से आप अपना हाथ उठाएंगे और उस मच्छर को मारेंगे। समझ में आ गया। अभी नहीं समझ में आया तो आगे डिटेल में समझ आएगा जब आप पढ़ेंगे कि मोटर न्यूरॉन क्या होता है। अभी के लिए इतना याद रखिए कि मोटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है वो होता है न्यूरॉन और मसल सेल के बीच में, या फिर किसी भी सेल के बीच में। It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells or neurons and is specialized for conducting information via electrical impulse from one part of the body to another। तो इस बात में हमें कोई अचंभा नहीं होनी चाहिए कि नर्वस टिश्यू जो है वो स्पेशलाइज सेल से बना है, जो कि न्यूरॉन्स है, जो कि एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक मैसेज भेजते हैं, कैसे, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वापस से एक बार पीछे करके देख लीजिए न्यूरॉन वाला पार्ट। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्जाम में इस टॉपिक में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, जरा ध्यान दीजिए इस बात पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका हाथ है, यहाँ पर कोई गर्म चीज को हमने टच करवा दिया, ये समझिए आपका ब्रेन है, ठीक है, बी लिख देता हूँ इस पे। तो इस यहाँ पे मैंने किसी गर्म चीज को आपके हाथ पे रख दिया, तो क्या होगा, देखिए पहले मैंने आपको समझाया था कि यहाँ के रिसेप्टर्स जो है वो सेंस करेंगे और फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा करेंगे, फिर न्यूरॉन्स से ट्रैवल होगा वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, और वो ब्रेन तक जाएगा। फिर ब्रेन जो है उसको सेंस करेगा, उसके बारे में सोचेगा, विचार करेगा कि क्या करना है भाई, और फिर जो है एक
मोटर रिफ्लेक्स पैदा करेगा, ठीक है, या फिर मोटर इम्पल्स पैदा करेगा। मोटर इम्पल्स मतलब ऐसा इम्पल्स जो कि एक सेंसरी इनपुट के बाद जनरेट होता है। मतलब हमारे किसी, समझिए, छोड़िए ब्रेन में, छोड़िए नर्वस सिस्टम, अब एक कहानी पे ध्यान दीजिए। एक राजा है भाई, उसका जो दूत है, हुँ? ये दूत है उसका, मैसेंजर है उसका, ठीक है। अब ये मैसेंजर क्या करता है, ये पूरे राज्य में घूम घूम के चुप चुप के इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, डाटा इकट्ठा करता है सब लोगों से, ठीक है। तो इसने एक डाटा इकट्ठा किया कि बाजू वाला राज्य हम पे हमला करने वाला है, ठीक है। तो ये गया राजा के पास, इसने राजा को बताया कि बाजू वाला राज्य जो है हम पे हमला करेगा। तो राजा इस पे विचार करेगा, क्या करेगा, इस पे विचार करेगा, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोलेगा, विचार करेगा, अपने मंत्री लोगों से जाके विचार करेगा। ये राजा है, ओके, अपने मंत्रियों से विचार करेगा, सब लोग विचार करेंगे, फिर उसके बाद जो है ये कोई ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास करेगा तो समझिए युद्ध का ऑर्डर पास किया, तो इसके जो सेनापति है उनके पास ये जाएगा ऑर्डर, सेनापति से फिर अलग अलग सैनिकों के पास ये ऑर्डर जाएगा, और फिर सेना फिर तैयार हो जाएगी एक्शन के लिए, और फिर सेना युद्ध को जाएगी, सेना युद्ध करेगी, ओके। ये था अपना स्टोरी। तो यहाँ क्या हुआ देखिए, यहाँ जो हमने सेंसरी इनपुट इकट्ठा किया है, मतलब सेंसरी इनपुट मतलब इस दूत ने जो बाहर से इनपुट इकट्ठा किया, डाटा इकट्ठा किया है, वो इसने बताया राजा को। राजा ने विचार किया इस पे, सोचा बहुत ज़्यादा, मंत्री लोगों से बातचीत की, फिर एक दूसरा आउटपुट तैयार किया, आउटपुट मतलब दूसरा मैसेज तैयार किया। इस मैसेज, एक मैसेज राजा के पास दूध से आया, दूसरा मैसेज जो है राजा ने खुद तैयार किया, सब लोगों से विचार विमर्श करके राजा ने एक जो है एक फरमान सुनाया, या फिर एक मैसेज सुनाया। वो मैसेज गया इसके पास, सेनापति के पास, सेनापति से सैनिकों के पास गया, और सैनिकों ने फिर एक्शन लिया उस मैसेज के हिसाब से। यही इंसान के बॉडी में हो रहा है। जो न्यूरॉन्स हैं, रिसेप्टर न्यूरॉन्स हैं, वो मैसेज को रिसीव करते हैं बाहर से, वो मैसेज ये राजा के पास भेजते हैं, मतलब ब्रेन के पास। अब ब्रेन जो है अपने अलग अलग पार्ट्स यूज करके इसके बारे में, मैसेज के बारे में सोचता है कि क्या मैसेज हमको आया है, कोई क्या मैसेज आया है, कोई ख़राब मैसेज है, क्या है, बॉडी को कुछ हार्म हुआ है, किसी पार्ट में कुछ दिक्कत है बॉडी को, ये सब सोचता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ओके। राजा ऐसे एक ही दिन में अटैक नहीं कर देता। हमने अभी देखा था कि समझिए, चाइना ने इंडिया के कोशिश की थी इंडिया की ज़मीन पे घुसने के लिए, तो वहाँ के जो सैनिक हैं उन्होंने कहाँ बताया, पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक बताया, मोदी जी को बताया, सेना हमारे जो सीडीएस थे वहाँ तब टाइम के, बिपिन रावत जी, उनको बताया। और फिर सब लोग बैठ के विचार करते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, सीडीएस, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, सब लोग मिलकर विचार करते हैं कि क्या करना है भाई, ज़्यादा अंदर घुसाए हैं या उन्हें अटैक कर दिया है, क्या करना है। उसके बाद एक मैसेज पास करते हैं कि ऐसा करना है। तो फिर जो सेनापति हैं, आर्मी चीफ हैं, नेवी चीफ हैं, ये लोग फिर उस पर एक्शन लेते हैं। ऐसे ही होता है हमारे बॉडी में भी, जो मैसेज हमारे रिसेप्टर न्यूरॉन भेजते हैं ब्रेन के पास, तो ब्रेन उस पर सोचता है, और इस सोचने के लिए टाइम लगता है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद ब्रेन एक दूसरा मैसेज जनरेट करता है, या फिर दूसरा इम्पल्स जनरेट करता है, जिसे मोटर इम्पल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोटर इम्पल्स। और ये जो मोटर इम्पल्स है, ये क्या करता है, फिर मोटर न्यूरॉन से होते हुए, जो न्यूरॉन मोटर इम्पल्स को कैरी करेगा उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ये मोटर न्यूरॉन्स इस इम्पल्स को मोटर ऑर्गन या फिर इफेक्टर ऑर्गन पर पहुंचाते हैं। मतलब इफेक्टर मतलब जो इफेक्ट लाने वाला है, जो मैसेज ब्रेन ने भेजा उस पर काम करेगा, इफेक्ट लाएगा, उसे हम इफेक्टर ऑर्गन कहेंगे। तो ब्रेन ने एक मोटर सिग्नल जनरेट किया, मोटर इम्पल्स जनरेट किया, जो कि मोटर न्यूरॉन से होते हुए इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचा, और इफेक्टर ऑर्गन ने फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया। मतलब
राजा ने एक इम्पल्स जनरेट किया, सेनापति को दिया, सेनापति ने सैनिकों को दिया, और फिर सैनिक क्या है, सैनिक जो है इफेक्टर ऑर्गन है। तो सैनिकों ने युद्ध लड़ा, सैनिकों ने उस इम्पल्स के हिसाब से एक काम किया। उसी प्रकार हमारा ब्रेन मोटर इम्पल्स जनरेट करेगा, मोटर न्यूरॉन कैरी करेंगे उस इम्पल्स को और हमारे मसल्स तक भेजेंगे, और वो फिर जो हमारा मसल है, ठीक है, वो इफेक्टर ऑर्गन है, वो डिसाइड करेगा क्या करना है। अगर मैंने आपको इधर बताया था कि अगर मैं यहाँ एक कोई गर्म चीज लगा दूं आपके हाथ पे, तो हाथ आपका ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, तो ब्रेन डिसाइड करेगा कि भाई हाथ हटा ले वहां से, तो मसल को मैसेज भेजेगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करो और अपना हाथ हटा लो वहां से। लेकिन इस काम में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, है कि नहीं? ब्रेन को सोचना पड़ेगा, ब्रेन बहुत ज्यादा सोचेगा क्या करना है उसके, और वो फिर मोटर इम्पल्स जनरेट करेगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपका हाथ जल जाएगा। तो इस टाइम में काम आता है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या काम आता है? रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन से क्या होता है कि समझिए, अगर बहुत ही ज़्यादा परिस्थिति खराब हो जाए, अ, समझिए दूत है हमारा, इसको पता चले कि सेना ने अटैक कर दिया है, बाजू वाली सेना ने, हाँ अंदर तक घुस गए हैं और वो कैप्चर करने लगे हैं, तो फिर क्या करेगा, ये डायरेक्ट सेनापति को बताएगा, और सेनापति बिना राजा से पूछे डायरेक्ट युद्ध या फिर डिफेंड करने का मैसेज भेजेगा कि तुम अभी बाद में हम राजा तक मैसेज पहुंचाएंगे, लेकिन पहले तुम अभी जो वो अंदर घुस चुके हैं उनसे लड़ाई करो, उनको वापस से बाहर भेजो, जो हमारे दुश्मन अंदर घुस गए हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ भी होता है, जो ये रिसेप्टर न्यूरॉन है या फिर सेंसरी न्यूरॉन कहा जाता है इन्हें, जो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज इनको मिला है कि अरे भाई एक गर्म चीज हमारे बॉडी पे चिपका दी, मतलब रख दी गई है, या फिर टच कर दिया है गर्म चीज को हमारे हैंड ने, तो ये क्या करता है, डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट जो है मैसेज किसको भेज देता है, मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन डायरेक्ट फिर हैंड के मसल को मैसेज भेजता है कि भाई मसल कॉन्ट्रैक्ट कर और हाथ हटा ले अपना उस गर्म चीज पे से। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स मतलब बहुत जल्दी फटाक से, तो रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और ये जो आर्क बना है, ये सी टाइप का जो आर्क बना है हमारे यहाँ, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या आता है, पहला आएगा सेंसरी न्यूरॉन, फिर आएगा स्पाइनल कॉर्ड, फिर आएगा मोटर न्यूरॉन, और फिर आएगा इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि ये जो मैसेज है सेंसरी न्यूरॉन का, ये स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, ब्रेन जाएगा, फिर ब्रेन मैसेज जनरेट करेगा, फिर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए मैसेज भेजेगा, फिर मोटर न्यूरॉन पे जाएगा, फिर मोटर न्यूरॉन जो है उस मैसेज को इफेक्टर ऑर्गन पे भेजेगा, फिर इफेक्टर ऑर्गन एक्ट करेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ डायरेक्ट ब्रेन को शिफ्ट करके डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से ये जो सेंसरी न्यूरॉन है वो मोटर न्यूरॉन तक मैसेज भेज रहा है और इफेक्ट को जनरेट कर रहा है। इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे, और ये जो संरचना यहाँ बनती है इसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे, या फिर रिफ्लेक्ट आर्क कहेंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया। यहाँ एक बात गौर करने की है, जब सेंसरी ऑर्गन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है तो वो मोटर न्यूरॉन को मैसेज तो भेजेगा ही, मोटर न्यूरॉन को डायरेक्टली मैसेज भेज देता है, लेकिन ब्रेन तक भी ये मैसेज पहुंचाता है। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन ने अपना काम कर दिया, हाथ हटवा दिया गर्म चीज पे से, पर ब्रेन के पास ये मैसेज गया। क्यों गया भाई ब्रेन के पास? ब्रेन के पास इसलिए मैसेज जाता है कि अब ब्रेन इस पे विचार करेगा, और ब्रेन फिर बाद में विचार करता है और सोचता है अरे हाँ, इस की वजह से मेरा हाथ जल सकता था, इस चीज की वजह से। तो ब्रेन बाद में फिर सोच के विचार लाता है कि कभी भी इस चीज को, ऐसी चीज को वापस देखे, गर्म चीजों को वापस देखेंगे हम तो उसको हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ब्रेन ये क्या बोलते हैं इसको, थिंक करके इस पे कॉन्शियस थिंकिंग से हैबिट डेवलप करवा देता है, या फिर एक एक बिलीफ डेवलप करवाता है कि हमें गर्म चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है। क्यों? बिकॉज इससे हमारा हाथ जल गया था। तो इसीलिए जो है न्यूरॉन, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है वो मोटर न्यूरॉन तक मैसेज भेजता ही है, लेकिन ब्रेन पे भी भेज देता है, बिकॉज ब्रेन फ्यूचर में वापस ऐसी गलती ना हो इसको कंफर्म कर देता है। ठीक है, तो यही पूरे स्लाइड में लिखा गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से पॉइंट वाइज लिख दिया है, आप नोट कर सकते हैं इसे।
यहाँ देखिए ये समझाया गया है कि यह स्टिमुलस, आंख ने इसे देखा पानी को, ठीक है, तो रिसेप्टर ने हमारे आइडेंटिफाई किया, फिर सेंसरी न्यूरॉन से ये मैसेज कहाँ गया, ब्रेन के पास जाना चाहिए था। ओके, लेकिन क्या होगा इधर, अगर रिफ्लेक्स एक्शन है, अगर यहाँ गर्म पानी आपके हाथ पे गिर जाए तो ब्रेन से जाने से पहले वो क्या होगा, डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन तक पहुंच जाएगा मैसेज, और मोटर न्यूरॉन जल्दी से वो काम कर लेगा, मतलब अपना हाथ हटा लेगा, या फिर हाथ को जल्दी से धो लेगा ठंडे पानी से, या फिर कोई रिफ्लेक्स एक्शन करेगा। ठंडे पानी से धोना इतना बड़ा एक्शन तो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कहेंगे हम, लेकिन गर्म चीज पे हाथ पड़ गया या फिर किसी सुई पे हाथ लग गया तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है तब, और उसका जल्दी से जल्दी उसका उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए बॉडी ट्राई करता है, और एक मैसेज ब्रेन को भी जाता है। ठीक है, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक रिले न्यूरॉन होता है, या फिर कन्वर्टर न्यूरॉन कहते हैं, जो कि इस सेंसरी मैसेज को मोटार मैसेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ खाली मैसेज आया कि हमारा हाथ गर्म पानी पे लग गया है या फिर गर्म चीज से टकरा गया है, हमें ये पता नहीं है कि हमें क्या करना है, तो इस मैसेज को कन्वर्ट किया जाता है एक ऑर्डर में। ठीक है, मतलब हमें अब हाथ हटाना है, हमें वहां से उस गर्म पानी पे से हाथ हटाना है, गर्म चीज पे से हाथ हटाना है। ये मैसेज कहाँ जनरेट होगा भाई, रिले न्यूरॉन में या फिर कन्वर्टर न्यूरॉन में जनरेट होगा, और फिर मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा। ठीक है, तो आपके बुक में ये तो नहीं दिया गया, या ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद कर सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में डायरेक्ट मीट होते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन अपना मैसेज मोटर न्यूरॉन को भेज देता है और एक्शन हो जाता है। ठीक है, पर ये खाली ध्यान में रखिएगा कि एक बीच में रिले न्यूरॉन या फिर कन्वर्टर न्यूरॉन रहता है। ठीक है, अब देखिए, बट देन द सिचुएशन रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन, देन इन सच सिचुएशंस बॉडी एक्ट्स इन अ यूनिक वे, दिस इज वेयर रिफ्लेक्स एक्शन कम इनटू प्लेस। ठीक है, मैंने पीछे समझाया था कि उस स्लाइड में समझाया गया था कि न्यूरॉन कैसे काम करता है ब्रेन से, और मोटर न्यूरॉन तक मैसेज कैसे जाता है, फिर एक्शन कैसे होता है। अब यहाँ इस स्लाइड में मैंने समझाया है कि जो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, तो मैं आपको अभी तक समझा चुका हूँ पूरा। ठीक है, एक बार इसे पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन है, क्या हो रहा है, यहाँ गर्म पानी के बर्तन को छुआ, स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट गया, ये रिले न्यूरॉन है यहाँ, इसने मैसेज, सेंसरी जो न्यूरॉन है उसका मैसेज कन्वर्ट किया, मोटर न्यूरॉन को भेजा, और मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टर ऑर्गन पे एक्ट किया और एक्शन को परफॉर्म करवा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है। ये सब हमने देखा, न्यूरॉन है, ये सब है, वो सब है बॉडी में, बहुत अच्छा, लेकिन एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है ये सब काम करने के लिए, और उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम 3 टाइप का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एटोनोमस नर्वस सिस्टम या फिर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एक एक करके हम तीनों के बारे में जानेंगे। तो पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखिए सीएनएस, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ब्रेन इज अ सेंट्रल इंचार्ज ऑफ ऑल द फंक्शंस द बॉडी, हमारा ब्रेन मेन इंचार्ज है, कोई भी अगर फंक्शन हो रहा है हमारे बॉडी में तो वो ब्रेन की वजह से हो रहा है। ठीक है, ब्रेन ही डिसाइड कर रहा है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक पाथवे है या फिर रिले चैनल है, जहाँ से सिग्नल्स, मतलब ये हाईवे है, ब्रेन से यहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं नीचे बॉडी पार्ट्स के लिए, और बॉडी यहाँ से सिग्नल बॉडी पार्ट से जा रहे हैं ब्रेन की तरफ। ओके, तो हाईवे की तरह काम करता है, या फिर एक रिले पैसेज की तरह काम करता है। ये थिक बैंड है नर्वस टिश्यू का या फिर न्यूरॉन्स का, जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा। यहाँ एक साइड से न्यूरॉन्स आ रहे हैं ब्रेन से, और एक साइड से न्यूरॉन्स जा रहे हैं ब्रेन की तरफ। ओके, फिर क्या लिखा है, देखिए, जो नर्व्स निकल रहे हैं हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, जो नर्व्स निकल रहे हैं उन्हें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा गया है। देखिए, पीएनएस कंसिस्ट ऑफ क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। यहाँ मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ आगे। तो जो जो नर्व्स निकल रहे हैं हमारे ब्रेन से उन्हें क्रैनियल नर्व्स कहा जाता है,
जो कि 12 पेयर्स होते हैं, मतलब 6 हर एक साइड में, एक साइड में 6, एक साइड में 6। और जो हमारे स्पाइन से नर्व्स निकल रहे हैं वो होते हैं स्पाइनल नर्व्स, और वो 31 पेयर्स होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन जो पार्ट चमक रहा है, और ये स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो पार्ट यहाँ चमक रहा है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये देखिए यहाँ जो है ये क्या है, क्रैनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकल रहे हैं सीधे। और उसके बाद ये जो नर्व्स निकल रहे हैं हमारे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये है स्पाइनल नर्व्स, जो कि पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है, देखिए, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ a chain of nerve ganglions which run along the spinal cord। nerve ganglions है जो कि spinal cord के साथ चलते हैं। it controls all the involuntary actions in human body। it is further divided into two parts। देखिए, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, कौन, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और लेकिन ये क्या करता है, ये इनवॉलेंटरी काम्स करता है, मतलब जो इंसान के कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट का बीट होना, डाइजेशन का होना, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। और ये काम कौन करता है, जो हमारे ऐसे काम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो करता है इनवॉलेंटरी, उन्हें इनवॉलेंटरी एक्शंस कहते हैं, और वो करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम व्हिच कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शंस ऑफ अवर बॉडी। इसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्साइट करता है, जैसे हार्ट बीट बढ़ा देगा, स्वेटिंग बढ़ा देता है, ब्रीथिंग बढ़ा देता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चीज़ों को लो कर देता है, या फिर उनके इफेक्ट को कम कर देता है। पर डाइजेशन में इसका उल्टा होता है, डाइजेशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेशन को बढ़ा देता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसके काम को कम कर देता है। द ब्रेन, अब हम देखते हैं कि ब्रेन के बारे में, ठीक है, अच्छे से हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में। जितना मैंने आपको लिख के दिया था नर्वस सिस्टम के बारे में उतना बस है आपके लिए। और अगर आपको आगे जानना है तो 10th पास कीजिए, फिर हम मिलेंगे 11th में, तब हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। ओके, तो चलिए अभी आपके पोर्शन में ब्रेन जितना समझाया गया उतना समझ लेते हैं। द ब्रेन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। और सच कहूँ तो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, उन्हें भी बहुत ज़्यादा ब्रेन के बारे में पता नहीं है। मतलब ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है कि उसे जानने के लिए बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है, हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी लग रहे हैं, हर जगह रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो अभी तक उसकी जो पूरे काम वो कैसे करता है, कैसे वो सोचता है, कैसे वो चीज़ों को संभालता है हमारी बॉडी का, उससे हम अभी भी पता नहीं लगा पाए हैं। हो सकता है आप ऐसे डॉक्टर बन जाए जो कि पता लगा लें कि क्या होता है, ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन थॉट को कैसे प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इसके लिए भी पढ़ते रहिए अच्छे से। तो मैं क्या कह रहा था, ब्रेन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। द टिश्यूज आर हाईली फोल्डेड टू एकोमोडेटेड नहीं आएगा यहाँ, एकोमोडेट लार्ज सरफेस एरिया इन लेस स्पेस। तो हमारा जो ब्रेन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, उसके टिश्यूज जो है आपने देखा होगा ऐसे 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 फोल्डेड है। क्यों? बिकॉज बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया है ब्रेन का, पर उसे हमें छोटे एरिया में रखना है ब्रेन को, और इसी वजह से वो फोल्डेड रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये रस्सी है, अगर हम रस्सी को स्ट्रेट रखें तो हमें बहुत बड़ा डब्बा रखना पड़ेगा, पर अगर हम रस्सी को गोल 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 कर दें तो इसे हम छोटे डब्बे में भी रख सकते हैं। उसी प्रकार ब्रेन में भी it performs highly complex functions like thinking, coordination of different body functions, speech etc। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम करता है। और जैसे कि सोचना बहुत ही कॉम्प्लेक्स, आपको लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे हो जाता है, आप सोच लेते हैं, लेकिन सॉरी, ब्रेन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है सोचने के लिए। कई ऐसे एनिमल हैं जो सोच ही नहीं पाते हैं, उनका ब्रेन बहुत ही कम डेवलप्ड है। ठीक है,
और क्या काम करता है, अलग अलग ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, अलग अलग फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, बोलना। ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। तो ब्रेन के इर्द गिर्द 3 लेयर हैं जिस मेम्ब्रेन के, जिसे मेनिंजेस कहते हैं। आउटर है डूरा मैटर, फिर एरेकनॉइड मैटर, फिर पिया मैटर। ये आप पढ़ेंगे 11th साइंस में। तो सबसे बाहर वाला जो है वो ड्यूरा मैटर है, सबसे अंदर वाला पिया मैटर है, और बीच वाला है एरेकनॉइड मैटर। तो ऐसे 3 मेनिंजेस के लेयर हैं जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। और इनके बीच में फिर है सेरेब्रियो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे CSF भी कहते हैं। ये क्या करता है, मेनिंजेस और ब्रेन के बीच में होता है, ठीक है। लास्ट वाला ये जो पिया मैटर है, इसके और ब्रेन के बीच में यहाँ होता है CSF भरा हुआ होता है, और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये शॉक ऑब्जॉर्व कैसे काम करता है, मतलब आपके पूरे बॉडी का जो काम है, आपका बॉडी को एक कंपनी समझ लीजिए, और उस कंपनी का बॉस होगा आपका ब्रेन। आपके ब्रेन को बोनी बॉक्स के अंदर रखा गया है, जिसे क्रैनियम कहते हैं, मतलब फुल प्रोटेक्शन उसे दिया गया है। जैसे कि बॉस को एक प्रोटेक्शन होता है, वैसे उसे भी पूरा सिक्योरिटी दिया गया है, ताकि कुछ भी हार्म हो जाए बॉडी का, लेकिन ब्रेन को हार्म नहीं होना चाहिए। तो क्रैनियम उसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को। मेनिंजेस भी प्रोटेक्ट करते हैं उसे। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, ठीक है। तो ब्रेन के पार्ट्स के बारे में जरा जान लेते हैं। देखिए, ब्रेन जो है फोर ब्रेन से बना, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ब्रेन के 3 पार्ट हैं। फोर ब्रेन मतलब आगे वाला ये हिस्सा पूरा, ये सेरेब्रम होता है, ठीक है। 2 वर्ड्स बहुत ही कंफ्यूजिंग है, सेरेब्रम और सेरेबेलम। जो आपको ऐसा ये दिख रहा है, ऐसा 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 फोल्ड्स वाला हिस्सा, वो पूरा का पूरा सेरेब्रम है, और उसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। तो इसी फोर ब्रेन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, सोचने वाले, समझने वाले, स्पीच वाले, मतलब ज़्यादातर जो काम हो रहे हैं हमारे ब्रेन के, वो सेरेब्रम की वजह से होता है, ओके। और आपको इंटेलिजेंस का एक इशारा भी दे देता है। जैसे कि आप अपने कान के ऊपर ऐसे फिंगर्स लगा के देख सकते हैं कि आपका सेरेब्रम कितना बड़ा है, ओके। ऐसे समझिए आपका कान है। तो यहाँ पे आप ऐसे 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर लगा के देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा यहाँ फिंगर्स होते हैं, उतनी ज़्यादा आपका आप होशियार है। क्यों? बिकॉज आपका जो सेरेब्रम का थिकनेस है वो उतना ज़्यादा है, मतलब आपके पास ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं, और आपके पास आपका ब्रेन बड़ा है, मतलब आप ज़्यादा होशियार है। आपने देखा होगा कि डॉग्स, ऐसे जो कुछ एनिमल्स है, उनका कान ही ऊपर होता है और ब्रेन यहाँ होता है, ठीक है। मतलब उनमें सेरेब्रम बहुत छोटा है, और उनमें ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, मतलब बुद्धू नहीं है, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू ऑफ स्पीच, अलग अलग चीज़ों की एबिलिटी उनमें नहीं है। देखिए, फोरब्रेन के बारे में समझाया गया है कि फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, इट इज अ लार्ज पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, बहुत लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है फोरब्रेन, ओके। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर। आपने देखा होगा ब्रेन ऐसे ऐसे रहता है, ओके। 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, ये बीच का ब्रेन है, ठीक है। तो 2 पार्ट में, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड रहता है। एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो 2 हेमिस्फीयर में हमारा ब्रेन डिवाइडेड होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ ब्रेन। सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देख सकते हैं ये एक पार्ट है, ऐसे हमने बीच से काट दिया है यहाँ से, ठीक है। ये 2 पार्ट है समझिए ये ब्रेन के, तो हमने इसे बीच से काट के हम देख रहे हैं इसका लैटरल सेक्शन, LS। तो ये जो पूरा पार्ट है बड़ा वाला, इसे हम फोर ब्रेन कहेंगे। देखिए ये पूरा पार्ट है, तो इसमें क्रैनियम भी आप देख सकते हैं। इसमें अलग अलग स्पीच का एरिया है, थिंकिंग का एरिया है, चलने का मतलब हाथ कैसे हिलाएं, तो बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस है सेरेब्रम में, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरियाज में है, जो अभी तक भी समझ नहीं पाए हम कि कैसे क्या काम करता है ये, ठीक है। इस इमेज पे मैं वापस आऊँगा थोड़ी देर में। देखिए फिर फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, ये तो पिछली स्लाइड में हो गया था, शायद डबल बार आ गया है। सेरेब्रम कंट्रोल्स वॉलेंटरी मोटर एक्शंस। ये वॉलेंटरी जो हम कर खुद के थिंक करके जो हम एक्शन कर सकते हैं, वो ये कंट्रोल करता है। इट इज अ साइट ऑफ सेंसरी परसेप्शन। ये सेंसरी परसेप्शन करता है, मतलब ये ही साइट है जहाँ ये सोच पाता है, जहाँ ये सोच पाता है कि सेंसरी जो हमारे न्यूरॉन्स भेज रहे हैं मैसेज, वो क्या है मैसेज। हाँ, मतलब ये मैसेज है, देखने का मैसेज है, मतलब आँख से आया है कि कान से आया है कि स्किन से आया है, ये मैसेज को यहाँ पर
इनका परसेप्शन किया जाता है, या फिर यहाँ पर इनको छांटा जाता है कि भाई कहाँ से मैसेज आ रहा है और ये क्या मैसेज है, ये मैसेज हमें क्या बताना चाहता है। सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आ रहे हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं, ये सेरेब्रम में ही होता है। ठीक है, जैसे कि कोई टेक्टाइल मैसेज है या फिर ऑडिटरी मैसेज है, टेक्टाइल मतलब टेस्ट का मैसेज है, या फिर ऑडिटरी का साउंड का मैसेज है, इसे कन्वर्ट किया जाता है हमारे ब्रेन के अंदर। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ लर्निंग, स्पीच एंड मेमोरी। इसलिए मैंने आपको कहा जितना बड़ा सेरेब्रम उतना ज़्यादा होशियार, मतलब उसमें लर्निंग कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, स्पीच ज़्यादा, मेमोरी ज़्यादा। ओके, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस से बना होता है, और मिड ब्रेन एसोसिएटेड विद कंट्रोल ऑफ स्लीप एंड वेक साइकिल। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि टाइम पे उठो टाइम पे सो, बिकॉज आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो साइकार्डियल साइकिल है, साइकार्डियन रिदम है, वो उसमें दिक्कत पैदा होगी। ये हार्मोन से भी रिलेटेड है। ठीक है, हमारा हार्मोनल सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिस्टम भी हमारे स्लीप और वेक के रिदम को मेंटेन करता है, इसलिए टाइम पे सोना चाहिए और टाइम पे जागना चाहिए। जैसे कि एक बर्ड है, उसके उस बर्ड को देख के हमें अपना डेली लाइफ प्लान करना चाहिए। देखिए बर्ड कैसे जल्दी सो जाता है और जल्दी जागता है, हम भी उसी नेचर से बने हुए हैं। तो एनिमल्स कैसा कर रहे हैं वैसे हमें हमारी बॉडी उसी, हम भी एक एनिमल है तो हमारी बॉडी भी उसी के लिए वैसा ही डिजाइंड है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे, तो कौन इसे कंट्रोल करता है कि हम कब सोएंगे कब जागेंगे, इसे मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ये हमारे भूख के और भूख प्यास इन सबको भी कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। ये रहा हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का ऊपर होता है थैलेमस, नीचे होता है हाइपोथैलेमस। ओके, यहाँ ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड जो हम देखेंगे आगे। फिर हुआ हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में होता है सेरेबेलम, पॉन्स, वेरोली, मेडुला ऑब्लंगेटा और रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ये हिंड ब्रेन है, इसे ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें सेरेब्लम देखने को मिलता है, याद रखिएगा सेरेब्रम और सेरेबेलम अलग है। पॉन्स देखने को मिलता है और मेडुला ऑब्लंगेटा देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ क्या है, सेरेबेलम, सेरेबेलम लाइज बिलो सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे रहता है, एंड एट द बेस ऑफ द होल स्ट्रक्चर, मतलब ये जो पूरा हमारा ब्रेन है उसके यहाँ नीचे में रहता है ये। ठीक है, यहाँ पे रहता है। इट कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शन, ये हमारे मोटर फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब हमें कैसे जो एक्शन हमें करने हैं वो कैसे करने हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, सेरेबेलम। When you are riding your bicycle, the perfect coordination between your pedaling and steering control is achieved by cerebellum. ठीक है, जब हम कोई भी काम करते हैं तो बराबर हमारा कंट्रोल रहता है हमारे बॉडी पार्ट्स पे, हमारे एक्शन पे, वो सेरेबेलम की वजह से रहता है। इसीलिए हमारे पीछे अगर चोट लग जाए तो हम जो है वो अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम बैलेंस खो देंगे अपना। ठीक है, पोस्चर और बैलेंस को भी कंट्रोल करता है सेरेबेलम, हम कैसे सही से खड़े हैं या नहीं, हमारा कॉन्शियसली हमेशा ध्यान नहीं रहता है कि हम सही से खड़े हैं या नहीं, हम बैठे हैं या नहीं, तो ये कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम। ठीक है, और क्या कंट्रोल करता है, प्रिसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। प्रिसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन मतलब हम कैसे कर रहे हैं कोई वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी मतलब हम जो सोच समझ के कर रहे हैं वो एक्शन को कंट्रोल करता है कौन, हमारा सेरेबेलम। तो बहुत सारे एरिया है ब्रेन के जो एक ही एक्शन को कंट्रोल करते हैं, अलग अलग उसमें उनका काम रहता है। ठीक है, ये रहा हमारा सेरेबेलम। इसमें ट्री जैसा है, इसे हम अर्बोरविटी कहते हैं, ये जो ट्री है अर्बोरविटी कहते हैं इस प्रोजेक्शन को। देख सकते हैं आप ये पॉन्स से, और फिर ये मेडुला, मेडुला ऑब्लंगेटा, और ये स्पाइन। ठीक है, देख सकते मेडुला, मेडुला फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम बनाता है अलॉन्ग विथ पॉन्स। पॉन्स और मेडुला जब एक साथ मिल जाते हैं तो ब्रेन स्टेम कहते हैं। इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन के बेस पे लाई करता है। ठीक है, ब्रेन के एकदम नीचे वाले एरिया पे, और ये खत्म होता है तो स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है वहां से। ठीक है, द मेडुला कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलेंटरी फंक्शंस, ये इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हियर, लाइक हियर बीट रेस्पिरेशन। ठीक है, हार्ट होना चाहिए मैंने, हार्ट बीट। ठीक है, लाइट हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, टी ने लिखा था मैंने।
हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ये हार्ट बीट आपके कंट्रोल में है नहीं, वो अपने आप हो रहा है। रेस्पिरेशन भी आप जब सोचते नहीं है रेस्पिरेशन के बारे में तभी रेस्पिरेशन होता रहता है। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस। ओके, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। पॉन्स, पॉन्स क्या करता है? इट रिलीज इम्पल्स बिटवीन लोअर सेरेबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या बोलते हैं उसे, इम्पल्स या फिर मैसेज पास करता है जो लोअर सेरेबेलम है, सेरेबेलम का नीचे वाला पार्ट है उसमें, और स्पाइनल कॉर्ड के बीच, एंड हायर पार्ट्स ऑफ ब्रेन लाइक सेरेब्रम एंड मिड ब्रेन। ठीक है, मतलब ये एक पैसेज के जैसा काम करता है मैसेज पास करने का ऊपर नीचे। ऑल्सो रेगुलेट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में भी काम करता है। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं, ये रहा मेडुला और ये रहा सेरेब्रम। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट, हाउ डू न्यूरल टिश्यू कॉज एक्शन। तो ये न्यूरल टिश्यू एक्शन कैसे परफॉर्म करवा रहे हैं हमसे? देखिए, मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स दैट चेंज both their shape and their arrangement in a cell in response to nervous electric impulse। तो जो इम्पल्स आते हैं हमारे ब्रेन से, तो ये है हमारा एक्सॉन, टर्मिनल एक्सॉन ऑफ लास्ट मोटर न्यूरॉन। आपको पता चल गया मोटर न्यूरॉन क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए ये मसल है, तो ये मसल से जब कांटेक्ट है इसका, जिस जगह पे कांटेक्ट है उसे हम कहेंगे क्या? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जब द प्लेस ऑफ कांटेक्ट ऑफ लास्ट मोटर न्यूरॉन टू द मसल, इफेक्टर मसल, इफेक्टर ऑर्गन मसल। ठीक है, तो यहाँ वो क्या करेगा, जो मोटर न्यूरॉन है वो मैसेज लेके आएगा, भाई मसल तुम्हें अब एक्शन करना है। क्या करना है एक्शन? इसके दूसरे हाथ पे मच्छर ने काटा है तो तुम्हें अब उस मच्छर को मारना है। क्या होगा इस मैसेज की वजह से? जो प्रोटीन है, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं मसल में जिसे एक्टिन और मायोसिन कहते हैं, उनका स्ट्रक्चर और शेप चेंज हो जाता है, अरेंजमेंट और शेप चेंज हो जाता है उनका। ठीक है, वो आप पढ़ेंगे आगे कैसे होता है, पर आपको याद रखना है कि मायोसिन और एक्टिन होते हैं मसल फिलामेंट्स या फिर प्रोटीन्स, स्पेशल प्रोटीन मसल में, जिनका शेप और अरेंजमेंट चेंज हो जाता है जब न्यूरल सिग्नल आता है। और इस न्यू अरेंजमेंट की वजह से ये शॉर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मसल सेल्स शॉर्ट हो जाते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट होने के और लूज होने की वजह से जो है एक्शन कॉज होता है मसल्स में। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें भाई? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जहाँ पर मीट होता है न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और मसल, और फिर मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में, और इस मैसेज की वजह से जो मसल स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है? वो शॉर्ट हो जाते हैं और एक्शन कॉज होता है। इसके वजह से क्या होता है? एक्शन कॉज करता है इफेक्टर ऑर्गन। ओके, और इसमें आपको याद रखना है कि कैल्शियम आयंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैल्शियम आयंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्शन या फिर चेंज ऑफ शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स इन मसल्स। इनमें कैल्शियम आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अलग अलग टाइप के मसल्स में होते हैं, जैसे वॉलंटरी मसल्स हमारे हाथ के मसल, और इनवॉलंटरी मसल जैसे हार्ट के मसल, स्टमक के मसल। ओके, तो आज का वीडियो लंबा हो गया बहुत, पर हमने बहुत सारा टॉपिक खत्म कर दिया है। हमने ह्यूमन का नर्वस सिस्टम पूरा खत्म कर दिया है। तो थक गए होंगे आप भी, मैं भी थक गया हूँ। आगे हम देखेंगे प्लांट्स के बारे में और हार्मोन सिस्टम के बारे में या फिर एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।